सुपरपोजिशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं एंटैंगलमेंट। तो एक है सुपरपोजिशन, एक है सुपरपोजिशन और दूसरा है एंटैंगलमेंट। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं कि आखिर ये सुपरपोजिशन क्या है और एंटैंगलमेंट क्या है। तो सुपरपोजिशन में ऐसा कहा जाता है कि कोई एक उपपरमाण्विक कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल एक बार में अलग-अलग स्थानों पर रह सकता है, अलग-अलग ऊर्जा के स्तर पर एक साथ रह सकता है, जो कि हमारे लिए सोचना असंभव है। मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं एक साथ 10 अलग-अलग स्थानों पर हूँ, तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे स्तर पर ये संभव नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के स्तर पर या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह के स्तर पर, गामा किरणों के स्तर पर, एक्स-रे किरणों के स्तर पर, उस स्तर पर ये संभव है। उस स्तर पर ऐसा हो सकता है कि कोई एक कण अलग-अलग ऊर्जा के स्तरों पर एक साथ रह सके, एक साथ ऊर्जा के सारे स्तरों पर रह सके, तो उसको हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। तो हमारे स्तर पर तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कहूं कि मैं यहां पर भी हूं, मैं वहां पर भी हूं, ये तो संभव नहीं है। लेकिन अभी के समय में आपके लिए ऐसा ही है, क्योंकि मैं तो आपकी स्क्रीन पर हूँ। तो आप स्क्रीन को लेकर के जहाँ बैठे हुए हैं मैं वहाँ पर हूँ। आप अगर दिल्ली में हैं तो मैं दिल्ली में हूँ, आप अगर पटना में हैं तो मैं पटना में हूँ, आप अगर कराची में हैं तो मैं कराची में हूँ। तो आपके लिए तो मैं हर जगह पे एक साथ हूँ। तो ये जो हर स्थान पर एक साथ होने की जो बात होती है, इसी को हम लोग सुपरपोज़िशन कहते हैं। तो हमारे स्तर पर तो ऐसा नहीं होता, परंतु परमाणु के स्तर पर या परमाणु के भीतर जो उप परमाणुविक कण होते हैं, उनमें ऐसा होते हुए हमें नजर आता है। तो उसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। तो सुपरपोजिशन का अर्थ ये हो गया, जब कोई उप परमाणुविक कण विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर एक साथ हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि ये सुपरपोजिशन है। ठीक है, ये सुपरपोजिशन है। तो ये एक सिद्धांत हो गया। तो वही मैं कह रहा था कि अपने स्तर पर तो ऐसा होता नहीं नजर आता, परंतु परमाणु या परमाणु के भीतर ऐसा होते हुए हम जरूर देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है वो है एंटैंगलमेंट। तो आखिर ये एंटैंगलमेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये फिल्म किसी ने देखा है? जुड़वा फिल्म देखा है किसी ने? सलमान खान की जुड़वा फिल्म या फिर वरुण धवन की जुड़वा भी अलग से भी एक और फिल्म भी आई थी हाल ही में। तो अगर आपने देखा है ये फिल्म, तो इसमें एक बड़ी अजीब-सी बात दिखाई गई है कि अगर आप एक सलमान खान को थप्पड़ मारते हैं, तो दूसरे सलमान खान को भी चोट लग जाती है। तो एक भाई को आप अगर थप्पड़ मारेंगे तो दूसरे भाई को भी चोट लगती है, ऐसा इसमें दिखाया गया है, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। तो इस प्रकार से कई सारे अलग-अलग बहुत सारी फ़िल्म है जिसमें ऐसा कुछ दिखाया गया है कि जिसमें 2 भाई, 2 बहन जो होते हैं वो एक-दूसरे से ऐसे मिले हुए होते हैं कि अगर एक को कुछ हुआ तो दूसरे को भी वही हो जाता है। तो यही है एंटैंगलमेंट। तो हमारे जो बहुत विख्यात अ, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं डेविड धवन, उन्होंने सबसे पहले इसे अपनी फ़िल्म में दिखाया था। तो यहाँ एंटैंगलमेंट का अर्थ यही होता है। एंटैंगलमेंट में क्या हम देखते हैं कि 2 ऐसे कण होंगे जो हालाँकि एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन एक में अगर कुछ भी होता है, एक के जो भी गुण होंगे वो दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो अगर किसी प्रकार का बदलाव एक कण में होगा, तो वो दूसरे कण में भी हमें होता हुआ नज़र आएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग एंटैंगलमेंट कहते हैं कि एक-दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, एंटैंगल हैं। इसीलिए इसको एंटैंगलमेंट कहा जाता है इस सिद्धांत को। तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन वगैरह में ये सिद्धांत होते हुए हमें नज़र आता है कि एक-दूसरे से अगर दूर भी हैं, अगर इन दोनों के गुण जुड़े हुए हैं, अगर ये 2 कण ऐसे हैं जिनके गुण जुड़े हुए हैं, तब अगर वो दूर भी हो एक-दूसरे से, तब भी एक-दूसरे से वो हमेशा जुड़े हुए ही रहेंगे। इनके गुण हमेशा एक-दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। इसी को एंटैंगलमेंट कहते हैं। इसी को एंटैंगलमेंट कहा जाता है। तो वही जुड़वा फ़िल्म में भी दिखाया गया है कि एक सलमान खान को थप्पड़ मारेंगे, तो दूसरे को भी थप्पड़ पड़ेगा, उसका असर उन दूसरे को भी दिखेगा, क्योंकि वो जुड़वे हैं, एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो
इसीलिए ये जो है बड़ा अजीब-सा एक सिद्धांत है, लेकिन जो परमाणु का स्तर है उस पर ये होता हुआ हमें नज़र आता है, ठीक है? वहाँ पर हमें ये होता हुआ नज़र आता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एंटेंगलमेंट का अर्थ क्या है? तो एंटेंगलमेंट का अर्थ क्या होता है कि यदि दो कणों के गुण एक दूसरे से जुड़े हों, तो एक कण का गुण या उसमें आया बदलाव दूसरे को भी प्रभावित करेगा, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एंटेंगलमेंट कहते हैं। एंटेंगलमेंट जो है, इसका प्रभाव सबसे पहले फिर से वही वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले इसे देखा था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे सबसे पहले देखा था और उन्होंने इसको बहुत एक अजीब-सी घटना बताया था। डरावनी घटना के रूप में उन्होंने इसे इसे समझाया था। तो उन्होंने कहा था ये स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस है। ये शब्द याद रखेंगे क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि एंटेंगलमेंट क्या है? एंटेंगलमेंट है स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस, ऐसा इन्होंने कहा था, स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस। ये कहा था किसने? ये कहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था। तो उन्होंने कहा था स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस है, यानी कि एक दूरी पर एक डरावनी घटना के रूप में इन्होंने इसे कुछ दूरी पर डरावनी घटना के रूप में सबसे पहली बार उन्होंने इसे स्थापित किया था, एंटेंगलमेंट को। और एंटेंगलमेंट से जुड़ा हुआ ही एक नोबेल पुरस्कार भी है जो वर्ष 2021 में दिया गया है। तो वर्ष 2021 का जो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार था, वो एक प्रकार से एंटेंगलमेंट से जुड़ा हुआ था। तो इसीलिए समझें कि ये क्या है, और यही 2 सिद्धांत हैं, यही 2 सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये क्वांटम कंप्यूटर कार्य करेगा। अब ये जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं, ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, ठीक है? ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और ये बहुत आसानी से काम करना बंद कर सकते हैं। मतलब थोड़ा भी अगर इनके चारों तरफ जो आपने पर्यावरण बना करके रखा हो जो होगा, जो वातावरण इनका बना करके रखा होगा, उसमें अगर थोड़ा-सा भी बदलाव आ जाए, थोड़ा-सा भी आगे-पीछे हो जाए, तो फिर हम देखते क्या है, हम देखेंगे कि ये बड़े जल्दी अपने जो भी गुण है उसको त्याग देंगे, जिसको हम लोग क्वांटम विसंगति भी कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्वांटम डिकोहेरेंस। क्वांटम डिकोहेरेंस कहा जाता है। क्वांटम विसंगति इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि ये बहुत जल्दी अपने गुणों को त्याग देगा अगर थोड़ा-सा भी बदलाव इनके वातावरण में आ गया, तो इसीलिए अ, अगर ऊष्मा है वहाँ पर या कोई चुंबकीय क्षेत्र बन गया, अगर मान लीजिए कि वायु के कुछ कण होंगे आस-पास, तो ये कुछ भी अगर हो, तो उससे टकरा करके ये अपने सारे गुणों को ये त्याग सकता है बहुत जल्दी। तो इसीलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि हमेशा अतिरिक्त क्यूबिट का उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी कार्य को करने के लिए हमें 5 क्यूबिट की आवश्यकता है, तो 5 की जगह पे 7 ले जाएँगे, 8 ले जाएँगे, क्योंकि अगर कोई एक क्यूबिट अगर खराब हो जाता है,
तो उस क्यूबिट की जगह पे कोई नया क्यूबिट लाकर हम डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अतिरिक्त क्यूबिट का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम इसका उपयोग इसमें होने वाली त्रुटियों से हम बच सकें। अगर अनुप्रयोग की बात करें तो बिल्कुल समझ लीजिए कि जिस प्रकार से सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग की हमने बात की थी, वैसे ही यहाँ के भी अनुप्रयोग हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर भी आपको जहाँ पर भी अत्यधिक तीव्र प्रसंस्करण गति की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ पे सुपर कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से जहाँ पर भी हमें बहुत तेज़ गति की आवश्यकता होती है, वहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अभी के समय में हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर उतने नहीं हैं। मतलब 1-2 क्वांटम कंप्यूटर हैं जो गूगल ने बनाया है, आईबीएम ने बनाया है, मेटा ने बनाया है। तो इस प्रकार की जो बहुत बड़ी-बड़ी तकनीकी कंपनियाँ हैं, उन्होंने 1-2 क्वांटम कंप्यूटर अभी बनाए हैं और उसको भी बहुत ही एक कह लीजिए कि एक प्रकार से अध्ययन के लिए ही उपयोग किया जा रहा है। ये अभी अध्ययन के ही अंतर्गत है और ऐसा कोई बहुत बड़ा सुपर क्वांटम कंप्यूटर अभी तक नहीं बनाया गया है। भारत की भी कोशिश है, भारत ने भी क्वांटम कंप्यूटर मिशन अपनाया है और इसके अंतर्गत हमारी योजनाएँ बनी हैं, जहाँ पर हम इसके अंतर्गत सारा अपना कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 2020 के बजट में वर्ष 2020 का जो हमारा बजट था, उसमें इसे 8,000 करोड़ रुपए अलग से दिए गए, ताकि अगले कुछ वर्षों में अनुसंधान एवं विकास कार्य भारत में इस क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटर में हो सके। तो प्रौद्योगिकी के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी में और कार्य करने के लिए में अनुसंधान व विकास कार्य के लिए अनुसंधान व विकास कार्य के लिए 8,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति 2020 के बजट में दी गई थी और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये सारे जो कार्य हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा भाग था, ये यहीं पे समाप्त होता है। तो याद रखें कि यहाँ से जो प्रश्न आएँगे ज़्यादातर आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएँगे, मुख्य परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाने की संभावना है। हालाँकि ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाए, हो सकता है कि कल आपको 5G के बारे में 5G के क्या-क्या गुण हैं, 5G के क्या-क्या लाभ हैं, इनके क्या-क्या समस्याएँ हैं इनसे जुड़ी हुई, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। तो मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न अगर वे चाहें तो बना सकते हैं। हालाँकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस चैप्टर को, इस अध्याय को हम लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। ठीक है? तो ये हो गया। अब हम हमारा आखिरी अध्याय बचता है, जो कि है बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके पहले अगर कुछ प्रश्न हो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित तो पूछ लीजिए। क्लास कितने टाइम तक चलेगी? लगभग 3 बजे तक, 3 से सवा 3 के बीच में क्लास खत्म हो जाएगी। आप इसके बारे में जो सुपरपोज़िशन सिद्धांत के बारे में आपका प्रश्न है देवेंद्र, तो सुपरपोज़िशन सिद्धांत में हम ये कह रहे हैं कि कोई भी जो कण है, वो अलग-अलग स्थानों पर एक साथ हो सकता है। मतलब वो अलग जो ऊर्जा के स्तर हम कह रहे हैं, एक प्रकार से समझ लीजिए कि अलग-अलग स्थानों पर है, तो वो अलग-अलग स्थानों पर एक साथ विद्यमान हो सकता है। तो ये जो सिद्धांत होता है, किसी भी परमाणु का, इसको हम लोग सुपरपोज़िशन कहते हैं। अनुप्रयोग सब नोट करने होंगे सभी टॉपिक के? नहीं देखिए, आपसे कभी भी सीधे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या-क्या अनुप्रयोग हैं, लेकिन आपसे अनुप्रयोग की सूची आपको दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन-कौन से ऐसे अनुप्रयोग हैं, जिनके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।
तो अनुप्रयोग में बस इसीलिए मैंने इतना बताया आपको कि इतना ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी हमें बहुत तेज़ गति की आवश्यकता है, जहाँ पर भी हम चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग हो पाए, तो वो सारे अनुप्रयोग में आप देखेंगे कि इनका प्रयोग किया जा सकता है। भारत में क्वांटम कंप्यूटर का विकास हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं, हम इस पर कार्य कर रहे हैं, अभी तक नहीं। पीटाफ्लॉप्स एक बार फिर बता देने को आप अजय कह रहे हैं, तो पीटाफ्लॉप्स का मतलब हो गया कि पीटा मतलब 10 पे पावर 15, तो 10 पे पावर 15 अगर कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकते हैं, तो उसको 1 पीटाफ्लॉप कहा जाएगा। तो जब हम 1102 पीटाफ्लॉप कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1102 इंटू 10 पे पावर 15 कैलकुलेशन 1 सेकंड में हम कर सकते हैं। यहाँ के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बीच में वो क्वेश्चन नहीं लिए। हालाँकि 1-2 क्वेश्चन है ऐसा जो कि आया है। बिट और क्यूबिट समझा देने ब्रजेश आप कह रहे हैं, तो बिट और क्यूबिट के बीच का जो अंतर है वो ये आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जब भी बिट पर कार्य कर रहा होता है कोई कंप्यूटर, तो एक बार में एक ही बिट को देखता है, यानी एक बार में एक ही बिट के समूह को देख पाता है और एक-एक करके सारे बिट के समूह को देखता है। और जब क्वांटम बिट होता है तो वो सारे जो समूह होंगे, वो सबको एक साथ देख सकता है, सुपरपोज़िशन के कारण, एंटेंगलमेंट के कारण। क्योंकि सारे जो बिट हैं, सारे जो अलग-अलग सारे जो अलग-अलग स्तर हैं, उन सारे स्तरों को एक ही साथ देखा जा सकता है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग इसीलिए बहुत तेज़ हो जाता है, क्योंकि सामान्य कंप्यूटर एक बार में एक ही स्तर को देख पाएगा और क्वांटम कंप्यूटर सारे स्तरों को एक साथ देख लेगा। तो ब्रेक भी चाहिए, कुछ लोग आप लोग पूछ रहे हैं ब्रेक के लिए। अगर चाहिए तो छोटा-सा ब्रेक ले सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है इसमें। लेकिन चलिए ये पोल के हिसाब से मैं बताऊँगा। अगर ब्रेक चाहिए तो लिखिए हाँ, और ब्रेक नहीं चाहिए तो अगर ब्रेक चाहिए तो ए और ब्रेक नहीं चाहिए तो बी। जल्दी बताइए। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि 53% ने कहा है कि नहीं चाहिए और 47% ने कहा है कि चाहिए। तो नहीं चाहिए वालों की थोड़ी संख्या अधिक है, तो ब्रेक फिर हम लोग नहीं लेंगे। और छोटा-सा चैप्टर अच्छा चलिए 5 मिनट सबको बस 5 मिनट में दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1:55 पर वापस आ जाइए प्लीज़। 5 मिनट बस ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद फिर लास्ट 1 सवा घंटा का चैप्टर है जो हमारा बचा हुआ है, उसको कर लेंगे। तो 3 से सवा 3 के बीच में ये जो अध्याय है हमारा, ये समाप्त हो जाना चाहिए। अधिकार का क्या अर्थ है ना? तो बौद्धिक संपदा अधिकार हमें बौद्धिक संपदा के लिए मिलता है। तो अब बात ये है कि बौद्धिक संपदा क्या है? बौद्धिक संपदा समझना है तो सबसे पहले समझना है कि बौद्धिक क्या है? तो फिर हम समझ सकते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार किसको हम लोग कह सकते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों की, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि ये बौद्धिक कहने का मतलब क्या होता है कि जो बुद्धि से जुड़ा हुआ हो, जो मानव मस्तिष्क से जुड़ा हुआ हो, यानी किसी न किसी प्रकार से यदि कोई ऐसा कार्य है जो कि मानव मस्तिष्क द्वारा किया गया है,
कोई नया कार्य अगर मानव मस्तिष्क ने किया है, तो उसको बौद्धिक कह सकते हैं और उस कार्य को या अगर कोई उत्पाद है, तो उस उत्पाद को हम लोग बौद्धिक संपदा कह सकते हैं। है ना? तो उसको बौद्धिक संपदा कहा जाएगा और उससे संबंधित जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं, अगर हमें उससे संबंधित कोई अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, तो उसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाएगा। तो अब ये बौद्धिक संपदा क्या है, पहले ये समझेंगे और फिर बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। तो इसीलिए जो भी बौद्धिक सृजन हो, जैसे कि कोई नया आविष्कार है, कोई साहित्यिक या कलात्मक कार्य है, कोई डिज़ाइन है, कोई वाणिज्य में प्रयोग किए जाने वाले कोई प्रतीक है, कोई नाम है, उन सब को हम लोग क्या कहेंगे? उन सबको हम लोग बौद्धिक संपदा कह सकते हैं। तो जैसे वैक्सीन यदि कोई बना रहा है, तो उसको भी एक बौद्धिक संपदा माना जाएगा। कोई नया आविष्कार किसी भी प्रकार का है, तो उसको बौद्धिक संपदा माना जाएगा। अब ये जो बौद्धिक संपदा होता है, अब आखिर हमें ये समझना है कि बौद्धिक संपदा के लिए अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं? आखिर बौद्धिक संपदा का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? हमें क्यों इसे संरक्षित रखना है या क्यों इससे संबंधित अधिकार दिए जा रहे हैं? तो इस बात को समझिए। देखिए, इसका एक भाग समझना तो थोड़ा आसान है कि मैंने बनाया तो मेरे पास अधिकार होने चाहिए। मैंने कोई नया पेन मान लीजिए बना दिया, कोई नया कलम मैंने बना दिया, तो उस कलम को बनाने का के पीछे जो मेरा मेरी मेहनत रही होगी या मेरा निवेश रहा होगा, तो इसलिए मुझे अभी इसके अधिकार मिलने चाहिए, नहीं तो कल तो कोई फिर ये बना लेगा, उसको भी उससे इतना ही लाभ होगा जितना लाभ मुझे हुआ। तो बिना कुछ किए उसको उतना ही लाभ मिला, जितना मुझे पूरी मेहनत करके मुझे जितना लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो वैसे में तो ये दोनों बातें सही नहीं है, तो मेरे पास कुछ अधिकार होने चाहिए। तो वही एक प्रकार से जो निर्माता का दृष्टिकोण है, वो निर्माता का दृष्टिकोण यही है कि जो भी मैंने मेहनत की, जो भी मैंने निवेश किया, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। तो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि मेहनत या भी कह लीजिए और भी कह लीजिए, मेहनत या नज़र नहीं आएगा, मेहनत या और निवेश का फल। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर जो खर्च किया तो मेरी इन्वेस्टमेंट थी कह लीजिए क्योंकि मैंने पूरा पैसा लगाया या फिर मेरी मेहनत थी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको क्योंकि इसमें हमारी इतनी मेहनत रही है, तो इसका फल जो है वो मुझे ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अरे यार! ये गलत कैसे हाँ। तो इसीलिए ये बात आप याद रखेंगे कि क्यों इसका फल के लिए आप कह सकते हैं कि निर्माता को वो अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो उससे क्या होगा अगर ये अधिकार मिलेंगे तो सृजन और आविष्कार करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और आविष्कार हो पाएंगे क्योंकि मेरे पास वो अधिकार है। मुझे पता है कि मैं जो भी करूँ उसके अधिकार मुझे मिल रहे हैं, कोई और इसका गलत फ़ायदा नहीं उठा रहा है, तो फिर आगे और क्षमता बढ़ती है। नवाचार को प्रोत्साहन मिल पाता है इससे। जो इतने सारे नवाचार यानी इतने सारे जो इनोवेशन हमें देखने को मिलते हैं आज विश्व में, उसके पीछे यही सारे कारण रहे हैं। उसके साथ ही साथ अनुसंधान व विकास और बेहतर तरीके से हो सकता है और कुछ नहीं तो अभी स्वीकृति तो मिलती ही है, एक्नॉलेजमेंट जो कहते हैं कार्य का एक्नॉलेजमेंट तो मिलता ही है। हो सकता है कि इसके पैसे मुझे नहीं मिल रहे हो, लेकिन कम से कम नाम तो मेरा ही है। तो इसलिए ये सारी बातें जो कि निर्माता के लिए आवश्यक है कि अगर उसने कुछ किया है इसको लेकर, तो उसका जो फल है वो उसके पास आना चाहिए, उसके अधिकार उसके पास आने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि केवल और केवल निर्माता को ही इसका फल नहीं मिलता बल्कि उपभोक्ता को भी इसका फ़ायदा ज़रूर होता है। उपभोक्ता को भी इसका लाभ हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो उपभोक्ता को किस प्रकार से लाभ मिलते हैं? आप देख पाएँगे कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होता है। बहुत सिंपल सा अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, तो है हमारा मोबाइल फ़ोन। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, ये इसका प्राथमिक उदाहरण है। मोबाइल फ़ोन कैसे है इसका उदाहरण? क्योंकि मोबाइल फ़ोन के आने से क्या हुआ? मोबाइल फ़ोन के आने से केवल मोबाइल फ़ोन वाली कंपनियों को फ़ायदा नहीं हुआ है,
मोबाइल फ़ोन वाली कंपनी को केवल फ़ायदा नहीं हुआ है और ना ही केवल ऐसा है कि मोबाइल फ़ोन की जो सेवाएँ जो कंपनियाँ दे रही हैं केवल उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है। बल्कि पूरे विश्व में जो आर्थिक विकास हुआ है इस मोबाइल फ़ोन के चारों ओर, वो आप देख सकते हैं आज। आज से 20 साल पहले जो रोज़गार के अवसर नहीं थे या कोई ना सोच सकता था, वो आज बहुत प्राथमिक रूप से हमारे रोज़गार के अवसर बन गए हैं। अगर कोई मान लीजिए मोबाइल फ़ोन की कंपनी नहीं है, सेवा प्रदाता नहीं है या फिर कोई ऐप नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन पर कार्य करने वाली कंपनी नहीं है, तो कम से कम ये स्वयं में एक अपने से प्रणाली बन गई है कि आप खुद से अपने रोजगार के अवसर ढूँढ पाते हैं। आप कहीं नहीं तो आप चले जाइए, आप अपने शहर में कहीं चले जाइए, अपने कहीं भी जहाँ पर भी आप रहते हैं आस-पास चले जाइए, आपको कितने सारे कुछ नहीं तो मोबाइल फ़ोन बनाने वाले, मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने वाली कंपनियाँ वहाँ पे मिल जाएँगी। रिपेयर करने वाले आपको छोटे-छोटे दुकान मिल जाएँगे। तो वो खुद से रोजगार के सृजन करने के अवसर उन्हें मिल पाए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन से कितना आर्थिक लाभ हमें हो पाया और ना केवल आर्थिक लाभ, बल्कि बेहतर और अधिक कुशल उत्पाद यहाँ से प्राप्त हो पाए। मोबाइल फ़ोन की विश्वसनीयता बढ़ पाई या कोई भी उत्पाद की विश्वसनीयता और बेहतर हो पाती है, बढ़ पाती है। तो हर प्रकार से हम देखते हैं कि ना केवल निर्माता को इससे फ़ायदा हुआ है, बल्कि उपभोक्ता को भी इससे फ़ायदा हुआ है। और साथ ही साथ नए प्रकाशन में या नई किताबों में के आने में, संगीत में, फ़िल्म में, हर जगह पर उपभोक्ता को फ़ायदा होता है। कि जिस प्रकार की माँग उपभोक्ता को की रहेगी, उसी प्रकार से हम देखेंगे जो निर्माता होंगे, जो लेखक होंगे, जो कहानी के लेखक होंगे, वो भी इसी प्रकार से लिखना चाहेंगे जो कि लोगों को पसंद आए। लोगों की जो माँग है उसको पूरी की जाती है यहाँ पर भी। तो इसीलिए केवल निर्माता को ही फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उपभोक्ता को भी हम फ़ायदा होते हुए देखते हैं। तो इसीलिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, ये बात समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इससे समझना आवश्यक है कि इससे केवल निर्माता को फ़ायदा नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ उपभोक्ता को भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। ठीक है? अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो अधिकार है, वो कितने प्रकार से ये अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि 6 प्रमुख प्रकार के अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य यानी ट्रेड सीक्रेट, औद्योगिक डिजाइन अधिकार यानी इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स और फिर भौगोलिक संकेतक यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये 6 प्रकार के आईपीआर होते हैं यानी 6 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं। तो एक-एक करके हम लोग स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 6 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार कौन से हैं? क्या हैं ये अधिकार? तो एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले है पेटेंट, ठीक है? सबसे पहला है पेटेंट। तो पेटेंट क्या है ये समझते हैं सबसे पहले और पेटेंट कब दिया जाता है ये समझते हैं। तो पेटेंट जो है याद रखेंगे कि पेटेंट कब दिया जाता है? पेटेंट दिया जाता है किसी भी नए आविष्कार के लिए। पेटेंट दिया जाता है किसी भी नए आविष्कार, नए विचार या नए प्रक्रियाओं के लिए। अब मुझे 2 मिनट का समय दें एक बार। तो पेटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो पेटेंट को जो हम लोग देते हैं, पेटेंट को दिया जाता है किसी भी नए आविष्कार के लिए। तो आपने कुछ नया अगर बनाया,
कोई नया उत्पाद है या कोई नई प्रक्रिया है, याद रखें दोनों के लिए दिया जाता है। ये आपको दिए जाएँगे नए उत्पाद या नई प्रक्रिया। तो दोनों के लिए ही दे सकते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस जिसको कहते हैं, तो दोनों के लिए पेटेंट दिया जाता है। तो नए आविष्कार, विचार या प्रक्रियाओं के लिए इसको दिया जाता है। अब पेटेंट के बारे में ये याद रखें कि पेटेंट को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो ये देखिए पहला जो लाइन है, फिर उसको मैं समझाता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो विस्तृत सार्वजनिक प्रकटीकरण करने के बदले में एक संप्रभु राज्य द्वारा आविष्कारक को सीमित अवधि के लिए अनन्य रूप से प्रदत्त अधिकारों के एक समूह को यह संदर्भित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आज मैं कुछ नया आविष्कार करता हूँ। मान लीजिए कि मैं ही वह इंसान हूँ जिसने मोबाइल फोन का आविष्कार किया। तो मान लीजिए कि मैंने मोबाइल फोन का आविष्कार किया। अब मुझे इसका पेटेंट चाहिए क्योंकि मैंने एक नया आविष्कार किया है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पास जाकर के मैं कहूँगा कि मैंने ये नया आविष्कार किया है, इसका पेटेंट आप मुझे दे दीजिए, ठीक है? मैं कहूँगा कि मैंने नया आविष्कार किया है, इसका पेटेंट आप मुझे दे दीजिए। तो भारत सरकार को सबसे पहले मुझे बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से, बिल्कुल ही कह लीजिए कि अ अ, विस्तृत रूप से मुझे सबसे पहले सब कुछ बताना होगा इस मोबाइल फ़ोन के बारे में, कि मैंने क्या बनाया है, मैंने कैसे बनाया है, पूरी प्रक्रिया क्या थी, छोटी से छोटी बात जो इस आविष्कार के बारे में है, ये सारी बातें मुझे भारत सरकार को बतानी होंगी। फिर मैं जैसे ही ये सारी बातें भारत सरकार को बताऊँगा, भारत सरकार इसके बदले मुझे कुछ मुझे पेटेंट देंगे। भारत सरकार मुझे ये पेटेंट दे देगी अगर अगर ऐसा पहले किसी ने कुछ ना किया हो। तो पहले सबसे पहले वो जा करके इस बात की जाँच करेंगे कि क्या ऐसा पहले भी किसी ने पेटेंट लिया है? या क्या इस प्रकार की प्रक्रिया पहले से या इस प्रकार का उत्पाद पहले से बन चुका है? अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर ये जो अधिकार हैं, ये मेरे पास आ जाएँगे। और ये जो अधिकार मेरे पास आएँगे, तो उसके बाद फिर पेटेंट जैसे ही मुझे मिल गया, तो मैं इस उत्पाद को किस प्रकार से उपयोग करना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर है। मैं अगर चाहूँ तो इसे किसी को लाइसेंस दे के बेच दूँ, मैं चाहूँ तो खुद से इसको बनाना शुरू कर दूँ, मैं चाहूँ तो जा कर के अलमारी में बंद कर दूँ, मेरी मर्ज़ी। मुझे जो करना है इसके साथ मैं कर सकता हूँ, इसके अधिकार अब मेरे पास है। तो याद रखें कि कोई भी नया उत्पाद या कोई भी नई प्रक्रिया, क्योंकि हो सकता है कि उत्पाद पहले से हो, लेकिन उसी उत्पाद को बनाने की एक नई प्रक्रिया आपने निकाल ली हो, तो उस नई प्रक्रिया के लिए भी आपको पेटेंट मिल सकता है। ठीक है? तो याद रखें क्या होगा, जैसे ही मैंने आविष्कार किया, मैं गया भारत सरकार के पास, भारत सरकार को मैंने बिल्कुल छोटे से छोटा जो डिटेल था इसका वो मैंने भारत सरकार को दे दिया और फिर भारत सरकार इसकी जाँच करेगी और सब कुछ अगर ठीक है, सब कुछ अगर नया दिखता है, तो इसके जो अधिकार हैं वो मुझे प्राप्त हो जाएँगे और वो हो जाता है पेटेंट। तो पेटेंट जो हमें जो मिलता है, तो पेटेंट के लिए समय-समय पर एक छोटा-सा निश्चित शुल्क भी दिया जाता है, बिल्कुल छोटा-सा शुल्क होता है जो दिया जाता है। और एक बात जो आपको याद रखना है यहाँ पर पेटेंट के बारे में कि पेटेंट को हम लोग कहते हैं कि ये एक क्षेत्रीय अधिकार है। क्षेत्रीय अधिकार कहने का मतलब ये है कि जिस भी क्षेत्र में आपको ये अधिकार प्राप्त हुआ है, ये केवल और केवल वहीं पर ये आप इसका उपयोग कर सकते हैं बस। इसका उपयोग और कहीं नहीं कर सकते। मतलब पेटेंट यदि भारत सरकार ने दी है, तो यह पेटेंट केवल भारत में लागू होगा। ये पाकिस्तान में लागू नहीं होगा, ये अमेरिका में लागू नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया में लागू नहीं होगा, यूरोप में नहीं होगा, ये केवल और केवल भारत में लागू होगा, ठीक है? तो जहाँ पर की सरकार से आपने पेटेंट लिया, आपको केवल वहीं उसी क्षेत्र में, उसी देश में ये पेटेंट मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए कि मैंने जो भी नया उत्पाद बनाया है, तो मैं भारत सरकार के पास जाकर के जो मैंने पेटेंट लिया, वो केवल भारत में ही मैं उसका लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। अगर मुझे इसका लाभ अमेरिका में चाहिए, तो मुझे अमेरिका की सरकार के पास जाकर वहाँ से भी पेटेंट लेना होगा। अगर मुझे पाकिस्तान में चाहिए, तो पाकिस्तान जाकर के लेना होगा, जो भी सरकार हो पाकिस्तान में। चाहे चाहे वो चुनी हुई सरकार हो, चाहे वो सेना हो आपको लेकिन पाकिस्तान सरकार से जाकर के लेना होगा और तब जाकर पाकिस्तान में ये पेटेंट लागू होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पेटेंट क्या है? क्षेत्रीय अधिकार है और इसे एक सीमित अवधि के लिए आपको दिया जाता है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि ये
लगभग 20 वर्षों के लिए दिया जाता है और 20 वर्ष के बाद अगर आप पेटेंट को चाहें तो वापस से रिन्यू करवा सकते हैं और फिर से हो सकता है कि आपको आगे की 10 साल, 20 साल के बाद वापस 10 साल के लिए या 20 साल के लिए वापस से आपको ये पेटेंट प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से पेटेंट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट साहित्यिक, नाटकीय, संगीत, कलात्मक कार्यों की रचनाओं और फिल्मों के छायांकन और ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माता को भी प्रदत्त अधिकार जो होते हैं, उनको हम लोग कॉपीराइट कहते हैं। तो कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट एक प्रकार से दिया जाता है कोई भी नया कार्य जो आपने किया है, तो वो कार्य को करने के लिए आपको ये दिया जाता है। तो जैसे वहाँ पर तो आविष्कार के लिए दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आविष्कारों के लिए नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के जो साहित्यिक कार्य होते हैं या नाटकीय कार्य होते हैं, संगीत हो गया, चित्रकला हो गई, पेंटिंग हो गई, इन सब के लिए आपको कॉपीराइट दी जाती है। तो इसीलिए जैसे साहित्यिक रचनाएँ हैं, लेख है, उपन्यास है, नाटक है, कविताएँ हैं, उनके लिए दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं, फ़िल्मों के लिए, संगीत के लिए, नृत्य कला के लिए दिया जाएगा। कलात्मक कार्यों के लिए जैसे कि पेंटिंग है, चित्र है, फ़ोटोग्राफ है, मूर्तिकला है, उसके लिए दिया जाएगा। वास्तुकला के लिए, विज्ञापन के लिए, मानचित्रण के लिए, तो इन सब के लिए कॉपीराइट दिए जाते हैं, ठीक है? इन सब के लिए कॉपीराइट दिए जाते हैं और इसीलिए कॉपीराइट के बारे में ये बात जानना आवश्यक है आपको कि जब तक आप अपने कार्य की अभिव्यक्ति नहीं कर देंगे, तब तक आपको कॉपीराइट नहीं मिलता। कार्य की अभिव्यक्ति के बाद ही कॉपीराइट मिलता है, बिना अभिव्यक्ति के कॉपीराइट नहीं मिलता। और ये सबसे प्रमुख अंतर है पेटेंट और कॉपीराइट के बीच। पेटेंट आपके पास अगर कोई नई योजना है, कोई नया उत्पाद आपने उस नए उत्पाद को बनाने की विधि आपने इजाद कर ली है, नई प्रक्रिया की विधि आपने बना ली है, तो आपको पेटेंट मिल जाएगा। आपको अभिव्यक्ति ज़रूरी नहीं है। कॉपीराइट में ऐसा नहीं है, कॉपीराइट अभिव्यक्ति के बाद ही मिलेगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सोचा है कि मैं एक किताब लिखूँ, तो इस सोच पर आप मुझे कॉपीराइट दे दें, ये नहीं कर सकते। आप जब किताब लिख लेंगे, किताब पूरी हो जाएगी, तब जाकर के आप उसका कॉपीराइट लेंगे, उसके पहले आपको ये कॉपीराइट नहीं मिल सकता। तो इसीलिए अभिव्यक्ति जब तक ना हो, तब तक आपको कॉपीराइट नहीं मिल सकता। फिर संचालन के तरीकों के लिए, गणितीय अवधारणाओं के लिए, विचारों के लिए आप नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आज तक देखो ऐसा है कि 2 + 2 = 4 आज तक किसी ने कॉपीराइट नहीं लिया है, तो आज से 2 + 2 = 4 का कॉपीराइट मेरे पास है और अगर किसी को 2 + 2 = 4 कहीं लिखना है, तो पहले मेरे से आपको आपको परमिशन लेनी होगी और जब मेरे से आपको परमिशन मिल जाएगी, तभी जाकर के आप 2 + 2 = 4 लिख सकते हैं। ये नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ भी जो प्राकृतिक है, कुछ भी जो गणितीय अवधारणाएँ हैं या भौतिक अवधारणाएँ हैं, उसको आप कॉपीराइट उसका नहीं ले सकते, ठीक है? उसका कॉपीराइट नहीं लिया जा सकता। तो ये बात इसीलिए कॉपीराइट के बारे में याद रखेंगे। तो 2 प्रकार के अधिकार हैं जो हमें कॉपीराइट के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। या तो ये आर्थिक अधिकार है या फिर ये नैतिक अधिकार है। तो आर्थिक अधिकार किसको कहेंगे? आर्थिक अधिकार का अर्थ हो जाएगा जो भी आपको वित्तीय पारितोषिक प्राप्त होते हैं, उनको हम कहते हैं आर्थिक अधिकार। यानी आपको जो भी पैसे मिलेंगे, जो भी आपको उससे वित्तीय फ़ायदा हुआ, उसको आर्थिक अधिकार कहा जाएगा। और नैतिक अधिकार हो जाएँगे, जहाँ पर भी हम गैर आर्थिक हितों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आज से 80 साल, 100 साल पहले जो किताबें लिखी गई हैं, आज प्रकाशक कोई भी हो, पैसे किसी को भी मिल रहे हों, लेकिन अभिस्वीकृति जो है एक्नॉलेजमेंट जो कहते हैं कार्य का, वो तो अभी भी लेखक को मिल रहा है, वो अभी भी उसी कवि को मिल रहा है, तो उसको नैतिक अधिकार कहते हैं, ठीक है? तो जहाँ पर गैर आर्थिक अधिकार हों, गैर आर्थिक हित हों, उनको हम लोग नैतिक अधिकार के रूप में देखते हैं। तो ये 2 प्रकार से कॉपीराइट को परिभाषित किया जाता है। इसके बाद आते हैं ट्रेडमार्क। अब ये जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क का अर्थ क्या है ये समझिए कि ट्रेडमार्क ऐसे चिन्ह की बात हम कर रहे हैं जो कि किसी भी उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य से पृथक करने में हमें सहायता करे। यानी कि जिसके हिसाब से आप अपने उत्पाद को आप कैसे बाजार से अलग दिखा पाते हैं, उसको ट्रेडमार्क कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप ये सारे उदाहरण देखिए।
ये सारे उदाहरण हो जाते हैं ट्रेडमार्क के। तो जो भी कोई लोगो है, अब जैसे मान लीजिए कि बायजूस का लोगो जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये जो बायजूस का लोगो है, ये क्या है? ये ट्रेडमार्क है। क्योंकि जहाँ पर भी ये लोगो दिखेगा, आप समझ जाएँगे कि बायजूस की बात हो रही है कि ये किसी किताब में ये लोगो दिख गया तो वो बायजूस का है। ये पीपीटी में आपको लोगो दिख रहा है तो ये पीपीटी बायजूस की ट्रेडमार्क यहाँ पर कहलाएगी। कि बायजूस की संपत्ति है, उसको ये ट्रेडमार्क जो है, उसको ये दर्शाता है। तो केवल और केवल नाम या केवल और केवल जो लोगो वगैरह होते हैं, केवल उसी को हम नहीं कहते। आप ये देखिए कि किसी बोतल की आकृति कैसी होगी, ये बोतल की आकृति को भी हम ट्रेडमार्क मानते हैं। नाम लिखने का तरीका, नाम लिखने का जो तरीका है, उसको भी हम लोग ट्रेडमार्क कहते हैं, ठीक है? उसको लिखने को भी ट्रेडमार्क कहते हैं। फिर इसकी जो सिंबल होगी, जो लोगो वगैरह होगा, स्लोगन जो उपयोग किया जाएगा, कोई कौन-सा रंग उपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार का लोगो उपयोग किया जा रहा है, तो ये सारी के सारी चीज़ें जो हैं, ये सब ट्रेडमार्क के अंतर्गत आती है। तो मतलब सोचिए कि कोका कोला की ये जो बोतल है, ये बोतल की आकृति कैसी है, इसको भी कोई नकल इसकी नहीं उतार सकता। ये भी ट्रेडमार्क में गिना जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है यदि आप बिल्कुल ऐसी ही बोतल अगर बना देते हैं। तो केवल नाम या केवल उसकी जो सिंबल या उसका जो लोगो होता है, जिसका संकेत होता है, केवल वहीं तक ये सीमित नहीं रह जाता, बल्कि हम देखते हैं कि यह हर तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है? हर प्रकार से इसका उपयोग हम चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं औद्योगिक डिजाइन अधिकार यानी इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स। तो ये जो औद्योगिक डिजाइन अधिकार होते हैं, ये उस प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं जो कि किसी भी वस्तु के दृश्य डिजाइन या अलग जो अन्य उसके कलात्मक मानक होते हैं, उनके संरक्षण के लिए इसे दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी नया उत्पाद है जो आपने बनाया, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसका एक खाका तैयार करेंगे, उसका एक कलात्मक मानक आप तैयार करेंगे और उसके बाद फिर आप उसको बनाएँगे। अब जैसे बहुत बहुत ही सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूँ। इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं, इतने सारे कार होते हैं, है ना? सारे कार का जितने भी कार हैं, जितने भी बाइक, स्कूटर वगैरह हैं, सबका कार्य तो एक ही है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। यही उनका कार्य है। लेकिन सबकी डिज़ाइन अलग है, सब देखने में बिल्कुल अलग होते हैं। इंजन लगभग-लगभग एक बराबर हो सकते हैं सबके, लेकिन फिर भी होते तो सब बिल्कुल अलग हैं, दिखते बिल्कुल अलग हैं और आप उस डिज़ाइन पर ध्यान भी बहुत देते हैं। कोई भी अगर नई कार अगर बाज़ार में उतरने वाली है, तो उसको नई कार को बाज़ार में उतारने के पहले उसके पूरे वो दिखते कैसे हैं, उसके डिज़ाइन को, हर चीज़ को पहले विज्ञापन उसका निकाला जाएगा और उसके बाद फिर कार को उतारा जाएगा। वैसे ही मोबाइल फ़ोन में भी आप देखेंगे कि नया मोबाइल फ़ोन जब भी बाज़ार में उतरेगा तो सबसे पहले कौतूहल सबके मन में ये होता है कि आखिर ये मोबाइल फ़ोन दिखता कैसा है? मोबाइल फ़ोन हो सकता है कि बहुत ही अच्छा हो, अगर अच्छा नहीं दिखता है तो हो सकता है कि वो बाज़ार में फ्लॉप कर जाएगा और अगर बहुत ही घटिया मोबाइल फ़ोन भी हो लेकिन देखने में बहुत अच्छा हो, तो हो सकता है कि बाज़ारों में बड़ा अच्छा करे। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक डिज़ाइन अधिकार कहते हैं यानी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स इसको कहा जाता है। इसीलिए ये जो है ये एक द्विआयामी या त्रिआयामी पैटर्न हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए बैटमैन का मास्क, तो बैटमैन के बारे में अगर आप जाते हैं तो आपको पता होगा कि बैटमैन इस प्रकार से अपने चेहरे को ढक करके रखता है। आप देखिए कि 1939 से कॉमिक्स शुरू हुई है और 2018-2021 तक में जो भी अलग-अलग बैटमैन आए हैं, चाहे वो कॉमिक्स में आए हों, चाहे वो फ़िल्मों में आया हो, सब में आप देखिए कि जो डिज़ाइन है बैटमैन के मास्क का, ये बैटमैन का मास्क हर बार अलग दिखता है। थोड़ा-थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन सबका कार्य तो एक ही है। सबका कार्य एक ही है कि बैटमैन कौन है ये आपको पता ना लगे। अब पता नहीं आधे चेहरे को ढकने से कैसे पता लग जाता है कि बैटमैन कौन है, कौन नहीं है। लेकिन फिर भी इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप एक प्रकार से इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स कह सकते हैं या फिर औद्योगिक डिज़ाइन अधिकार इसको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को इसलिए याद रखेंगे कैसे-कैसे इनको हम परिभाषित करते हैं और क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हमने देखा है कि बहुत अच्छा उत्पाद भी आप बाज़ार में उतारेंगे और अगर देखने में वो अच्छा ना हो, तो वो फ्लॉप कर जाता है कई बार।
बाद में लोगों को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ये कितना अच्छा था या कितना बुरा था। पहले इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ये दिखता कैसा है। सबसे पहले हमारी नज़र उसी बात पे जाती है कि आखिर ये देखने में कैसा है। उसके बाद फिर हमारी नज़र जाती है इसके सारे बाकी प्रमुख घटकों पर। तो इसलिए याद रखेंगे कि ये क्या है। इसके बाद आता है व्यापार रहस्य या फिर ट्रेड सीक्रेट। तो व्यापार रहस्य किसको कहते हैं, ट्रेड सीक्रेट किसको कहते हैं? जहां पर भी कोई ऐसी जानकारी है जिसको हम गोपनीय रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जानकारी ऐसी होगी जिसको कि बहुत आसानी से कोई भी अगर चाहे तो इसकी नकल उतार सकता है, और आप उसको नकल उतारने से रोक नहीं सकते। आप उसको नकल उतारने से रोक नहीं पाएंगे, लेकिन इसका नकल आसानी से उतारा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं अगर खाना पकाता हूं, अगर मैं अच्छा खाना पकाता हूँ, मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छा खाना पकाता हूँ, तो फिर मैं चाहूँगा कि अ, और अगर मेरा होटल है, विशेषकर अगर मेरा एक होटल है, जहाँ पर मैं अच्छा खाना बना रहा हूँ, मेरी स्विगी और ज़ोमैटो वगैरह पे रेटिंग बहुत अच्छी है, तो वैसे में मैं चाहूँगा कि मेरा जो खाना बनाने का तरीका है, वो कोई और ना जाने, क्योंकि फिर वो भी उसी की नकल करेगा और अपना एक नया होटल खोल देगा। लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं सकता। मैं ये तो नहीं कह सकता कि देखो, मैं पनीर बटर मसाला इस प्रकार से बनाता हूँ, तो तुम इस प्रकार से पनीर बटर मसाला नहीं बना सकते। तो मुझे ये जानकारी गोपनीय रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसे रोक नहीं सकता किसी और को। तो वैसा जो भी कार्य होता है, वैसा जो भी उत्पाद होता है, उसको हम लोग व्यापार रहस्य के अंतर्गत गिनते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए, कोका कोला है, तो कोका कोला होगा, थम्स अप होगा, पेप्सी होगा, दिखने में सब एक प्रकार के होते हैं, काले रंग के ये सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, लेकिन सबके टेस्ट में थोड़ा थोड़ा तो अंतर होता ही है ना? थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये जो है, ये रहस्य रखा जाता है कि वो जो अंतर है, वो क्यों आया, वो अंतर कैसे आया, इसको हमेशा रहस्य रखा जाता है, क्योंकि इसको आप किसी दूसरे को नकल उतारने से रोक नहीं पाएंगे कभी भी, है ना? किसी दूसरे को आप नकल उतारने से नहीं रोक सकते हैं, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। इसलिए ऐसा किया जाता है कि इसको गोपनीय रखने की कोशिश की जाती है। तो जब भी हम गोपनीय रखने की कोशिश करते हैं, तो वैसे में क्या देखेंगे? वैसे में इसको हम ट्रेड सीक्रेट कहेंगे। उसी प्रकार से मैगी मसाला। मैगी इतना प्रसिद्ध, इतना लोकप्रिय मैगी के कारण नहीं है, मैगी मसाला के कारण है। तो ये मैगी मसाला बनाने की जो विधि है, इसको आपको गोपनीय रखना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे को नहीं रोक सकते। अगर किसी दूसरे ने पता लगा लिया कि ये कैसे बनाया जा रहा है, तो कल वो भी खुद ब खुद बनाने लग जाएँगे, और आप तो उन्हें नहीं रोक सकते बनाने से। तो इसीलिए इसको गोपनीय रखा जाएगा। तो मैगी मसाला भी एक उदाहरण हो जाता है, जहाँ पर ट्रेड सीक्रेट रखा जा रहा है। तो और इसके बाद अंत में आते हैं भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक का अर्थ क्या होता है, इसको भी समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा उत्पाद है जिनके जो भी विशेष गुण हैं वो उनके उद्भव स्थान के कारण हो, यानी वो कहाँ से उठाए गए हैं, उनसे उनसे उनका गुण अगर आ रहा हो, तो वैसे में उसको भौगोलिक संकेतक के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? उसको भौगोलिक संकेतक के रूप में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को जानना बहुत आवश्यक है कि कैसे इसका उपयोग किया जा रहा है और कहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं भारत में, जहाँ पर भौगोलिक संकेतक का उपयोग हम होते हुए देखते हैं। जहाँ पर हमने देखा है कि भौगोलिक संकेतक का उपयोग किया जा सकता है। तो अब ये जो भौगोलिक संकेतक हैं, ये भौगोलिक संकेतक जो हैं, आप देख सकते हैं कि बासमती चावल में है, कड़कनाथ मुर्गा में है, नागपुरी संतरे में है, बहुत सारे उदाहरण हैं। एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ यहाँ, रसगुल्ला। अब ये जो 2 रसगुल्ले आपको नज़र आ रहे हैं, 2 अलग-अलग प्रकार के रसगुल्ले नज़र आ रहे हैं। एक रसगुल्ला है जो कि उड़ीसा का है, और दूसरा रसगुल्ला है जो कि पश्चिम बंगाल को दिया गया है। तो ये जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को जो ये अ, रसगुल्ले दिए गए हैं, ये अलग-अलग रसगुल्ले, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे अ, मतलब इनका इतिहास है इसके पीछे का, इन दोनों रसगुल्ले का। तो इसीलिए इस इतिहास के कारण हमने देखा है कि 2 अलग-अलग भौगोलिक संकेतक दिए गए। एक दे दिया गया पश्चिम बंगाल को और एक दे दिया गया उड़ीसा को।
तो ये जो सफेद वाला है ये पश्चिम बंगाल का है। ये पश्चिम बंगाल का है। जो सफेद छेना रसगुल्ला है ये पश्चिम बंगाल का है। और ये जो दूसरा थोड़ा सा भूरे रंग का जो आपको नजर आ रहा है ये उड़ीसा का है। ठीक है, ये उड़िया रसगुल्ला है और ये पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला है। तो अब यहाँ पर क्योंकि इनकी बनाने की विधि थोड़ी-सी अलग है, इनका इतिहास अलग है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये सारे अलग-अलग हमें देखने को मिलती है। अब जैसे उड़ीसा के इतिहास में बात होती है कि जब भी रथ यात्रा निकलती है, तो य रथ यात्रा के बाद ये जो रसगुल्ला है, ये समर्पित किया जाता है भगवान को। तो ये काफ़ी प्रचलित रहा है, ये इनके इतिहास में रहा है। और बंगाल में हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में ये जो रसगुल्ला है, सफ़ेद वाला रसगुल्ला, ये काफ़ी प्रचलित होने लग गया। तो दोनों का ही अपना-अपना इतिहास देखा जाता है, दोनों को बनाने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है, दोनों थोड़े-से अलग-अलग होते हैं। जैसे ये जो उड़ीसा का रसगुल्ला है ये थोड़ा-सा जो भूरे रंग का होता है, ये काफ़ी नर्म होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। और ये जो पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला है सफ़ेद वाला, ये बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह होता है कि ये दबेगा और बिल्कुल अपने जो ओरिजिनल जो इनकी जो आकृति थी उसमें वापस आ जाएगा। तो ये दोनों थोड़े-से अलग होते हैं, बनाने की प्रक्रिया भी थोड़ी अलग होती है, कि पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला जो बनता है वो छेने से जब बनता है, तो थोड़े कम अवधि में ये बन जाता है। और उड़ीसा का जो रसगुल्ला है वो थोड़ा-सा लंबा समय लेता है। जो चाशनी होती है उड़ीसा वाले रसगुल्ले की, वो थोड़ी-सी कम मीठी होती है और बंगाल वाली थोड़ी अधिक मीठी होती है। खैर मैं अब और आगे नहीं जाऊँगा इस पर क्योंकि मुझे खुद भी मैंने खुद कुछ सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। तो ये जो रसगुल्ला है, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन समझिए कि ये जो भौगोलिक संकेतक है, ये अ, कितनी बड़ी बात हो जाती है कि 2 राज्य इसके ऊपर लड़ चुके हैं और इसीलिए भारत सरकार को भी समझ में आया नहीं कि किसको खुश करें और किसको नाराज़, तो दोनों को एक-एक भौगोलिक संकेतक दे दिया गया। ठीक है? तो एक को बड़े लिखने का तरीका भी बदल जाता है। हिंदी में तो हम लोग इस प्रकार से रसगुल्ला लिख देते हैं, है ना? हिंदी में तो इस प्रकार से रसगुल्ला लिख देते हैं, लेकिन बंगाल में जब लिखेंगे ना आप तो आपको लिखना पड़ता है रोशोगुल्ला, है इसको रोशोगुल्ला इस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ पे ना इसको रासगुल्ला लिखा जाता है। ऐसा आप कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो थोड़ा-सा लिखने का भी तरीका देखेंगे आप कि मतलब क्योंकि उच्चारण का तरीका थोड़ा अलग है, तो उच्चारण के तरीके के आधार पर यदि देखें, तो इस प्रकार से आपको दिखेगा कि ये अ, अलग और ये अलग हो जाता है और हिंदी में तो हम लोग रसगुल्ला बोल देते हैं दोनों को ही। तो इस तरह से ये सारे अंतर हैं दोनों के बीच में। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, कितनी देर तक रसगुल्ले की बात करते रहेंगे। तो ये सारे अलग-अलग प्रकार के जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, ये सारे हो गए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, वो है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016। तो 2016 में पहली बार भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय नीति लाई गई और इस राष्ट्रीय नीति में अ, हमने कोशिश की कि जो भी समस्याएं हमने भारत में देखी हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर, उन सारे समस्याओं को ठीक हम कर पाए, ये हमने यहाँ पर कोशिश की है। तो अब जब जैसे बात हम करते हैं इन दोनों की, तो ये बौद्धिक संपदा अधिकारों की, तो इसीलिए इसको समझने की आवश्यकता भी है हमें कि कैसे ये दोनों अ कैसे ये जो अधिकार है हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर के हमारी समझ बहुत अच्छी नहीं रही है। मतलब भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत के लोगों की या भारत सरकार की समझ बहुत सीमित रही है और हमने इसके महत्व को नहीं समझा। इसके महत्व को हमने बहुत दिनों तक नहीं समझा और इसके काफ़ी हमें नुकसान हुए हैं। इसके फ़ायदों को नहीं समझने के, इनके लाभों को नहीं समझने के नुकसान हुए हैं और अन्य राष्ट्रों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और भारत को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया है। तो ये इसीलिए इन सारी बातों को समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमें इससे नुकसान हुआ है। तो
इन अधिकारों के होने के क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, इन बात को समझिए तब, और इससे होने वाले नुकसान को हम लोग बाद में समझेंगे। इसके नहीं होने से नुकसान को हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है? तो आईपीआर नीति के होने के क्या-क्या लाभ हैं? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अधिकार के स्वामियों को हितों की रक्षा भारत में अब बेहतर तरीके से की जा सकेगी। कि अभी तक क्योंकि ना सरकार को ज़्यादा समझ थी, ना लोगों को ज़्यादा समझ थी, तो उसके कारण हमें काफ़ी नुकसान हुआ है इससे। और बौद्धिक संपदा अधिकार भारत में बहुत ज़्यादा, या ये कह लीजिए कि बौद्धिक संपदा भारत में बहुत ज़्यादा नहीं बन पाए। बहुत अधिक मात्रा में हमने नहीं बनाया, और जबकि आप अमेरिका या यूरोप वगैरह में जाएँगे, तो आप वहाँ पे पाएँगे कि कितने सारे बौद्धिक संपदा अधिकार वहाँ पर बन चुके हैं, कितने सारे अधिकार दिए जा चुके हैं, और उससे उन्हें कितना वित्तीय लाभ हुआ है। तो वो वित्तीय लाभ भारतीयों को कभी नहीं हो पाया, क्योंकि हमने इस पर कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं केंद्रित किया। तो अब क्या होगा कि ये अधिकारों के स्वामियों के हितों की रक्षा की जाएगी, भारत को ये लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जितने भी प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, देखिए ऐसा नहीं कि इसके कानून नहीं थे। पेटेंट एक्ट रहा है, कॉपीराइट एक्ट रहा है, फार्मर्स राइट्स एक्ट रहा है, सिनेमैटोग्राफी एक्ट रहा है, तो बहुत सारे ऐसे नियम तो रहे हैं, कानून इनको लेकर के रहे हैं, लेकिन ये सारे जो कानून हैं, ये बस अपनी सीमित क्षमता में ही कार्य कर रहे हैं। है ना? यानी कॉपीराइट एक्ट है, तो कॉपीराइट एक्ट तो केवल कॉपीराइट की ध्यान रखे हुए है। पेटेंट एक्ट अगर है, तो वो केवल पेटेंट का ध्यान रखे हुए है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो नीति आई है, ये नीति की कोशिश ये है कि जितने भी प्रकार के अधिकार हैं, वो सारे अधिकार बिल्कुल एक साथ देखे जा सके। तो इसीलिए अधिकार के स्वामियों के हितों की बेहतर रक्षा की जा सकेगी। फिर ट्रेडमार्क पंजीकरण संबंधित जो विद्यमान प्रक्रिया है, उसके अंतराल को घटाया जा सकता है, घटाया गया है। तो ट्रेडमार्क मिलने में बहुत समय मिल जाता था, लग जाता था, कि अगर आपने मान लीजिए कि जो भी ट्रेडमार्क अपने लिए बनाया है, उसको प्राप्त करने में समय बहुत लगता था भारत में। अब उस समय की अवधि को बहुत कम कर दी गई है। बहुत तेजी से ये ट्रेडमार्क प्राप्त हो पा रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमने देखा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करों में भी लाभ प्राप्त हो पाए हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करों में छूट दी जा रही है, इसके कारण नए-नए बौद्धिक संपदा भारत में बन पाएँगे, क्योंकि उनकी लागत कम हो जाएगी, उनका खर्च कम हो जाएगा। तो इसीलिए करों में इनको छूट दी जा रही है। तो उनसे उनको फ़ायदा होगा कि वो और बेहतर तरीके से कार्य कर पाएँगे। उसी प्रकार से हमने देखा है कि फ़िल्मों, संगीत, औद्योगिक रेखा चित्रों को भी इनमें शामिल किया गया है। तो कॉपीराइट की स्थिति भारत में बहुत अच्छी नहीं रही है। हमने देखा है कि बहुत आसानी से नकली पुस्तकें, नकली फ़िल्मों के सीडी वगैरह बहुत आसानी से मिल जाते थे। तो फ़िल्मों में तो फिर भी काफ़ी हद तक रोकथाम लगा दिया गया है कि अब आपको सीडी, डीवीडी वगैरह तो नहीं मिल पाते इतने आसानी से, जितनी आसानी से पहले मिल जाया करते थे। अभी से 10 साल पहले की स्थिति अगर आपको याद हो, तो आज अगर मान लीजिए कि शुक्रवार को नई फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, तो आपको हो सकता है कि गुरुवार को ही उसकी सीडी ₹10 में मिल जाए। हो गया, फिर आपको कहीं जाकर के उस पे खर्च करने की आवश्यकता क्या है? आप घर में बैठ कर के देख लेंगे। ये होता था, लेकिन इस पर बहुत कार्य किया गया, और अंततः आज हम देखते हैं कि आज आपको वो नहीं मिलता। लेकिन किताबों के साथ तो आज भी ऐसा नहीं है। अगर आप दिल्ली चले जाएँ, कहीं भी फुटपाथ पे चले जाइए, आपको नकली पुस्तकें हर जगह मिलती हैं। तो अगर मुझे नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, तो सरकार को भी नज़र तो आता ही होगा। तो उस पर और बेहतर तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है अभी भी, कि अभी भी ये नकली की पुस्तकें मिल जाती हैं। तो नकली पुस्तकें मिलना ये गलत है, क्योंकि लेखक का जो उसके पीछे का कार्य था, उसके प्रकाशन में जो खर्च हुआ, वो सारा तो सब का सब तो नुकसान हो गया, क्योंकि जिसने फ़ोटोकॉपी कराया, सारा फ़ायदा तो उन्हें मिल रहा है। तो ये दिक्कत हो जाती है। उसके साथ ही साथ नई-नई चीज़ें जो हैं, जैसे सेमीकंडक्टर को भी अब यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के आने के बाद से सेमीकंडक्टर की पूछ बढ़ी। तो उसके बाद उसके साथ-साथ उसके जो अ, बौद्धिक अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, उनका संरक्षण भी ज़रूरी है। उसके साथ-साथ हमने देखा है कि स्वास्थ्य देखभाल में, खाद्य सुरक्षा में और पर्यावरण संरक्षण तक में मदद मिली है। यहाँ पर एक अवधारणा होती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग का अर्थ होता है कि जब आपको कोई कंपनी
ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो पर्यावरण के अनुकूल है और इको फ्रेंडली है, लेकिन सच में वो नहीं होते। सच में वैसा वो होते नहीं हैं, लेकिन हमेशा वो दिखाने की ऐसी कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, ठीक है? उसको